नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज से शुरू हुआ, लेकिन जो बैनर पोस्टर सड़कों पर दिखाई दिए उसमें सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू के मंत्रियों की तस्वीरें दिखाई दी। पीएम मोदी की तस्वीर भी बैनर पोस्टर से हटा दी गई। दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के मंत्री भी गायब कर दिए गए, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जेडीयू की तरफ से भी इंडिया गठबंधन को संकेत दे दिए गए हैं कि उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अब बस खरमास खत्म होने का ही इंतजार बचा है, जो 14 जनवरी को खत्म होगा। इस बीच आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी महागठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। वो संविधान सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद लालू यादव के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार की भी मुलाकात हो सकती है और इसी के चलते राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किया गया है। पहले राहुल गांधी फरवरी के पहले सप्ताह बिहार में संविधान सम्मान सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन बिहार के बदलते राजनीतिक हालात के बाद अब वो 18 जनवरी को ही पटना आ रहे हैं। महागठबंधन और नीतीश के बीच बढ़ती करीबी के चलते बीजेपी की चिंता जरूर, क्योंकि मोदी सरकार भले ही चीन की तरफ से किसी भी तरह के घुसपैठ से इनकार करती रही हो, लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक बयान ने सरकार के इस दावे की पोल खोलकर रख दी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। दरअसल चीन ने बीते महीने होतान प्रांत में 2 नई काउंटी हेयान और हेकांग बनाने का ऐलान किया। इन काउंटियों में मौजूद कुछ इलाके हिंदुस्तान के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है और इसका खुलासा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खुद किया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि हाल ही में विदेश मंत्रालय की तरफ से हिंदुस्तानी इलाके में चीन के घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम मोदी कहते हैं कि ना हमारे क्षेत्र में कोई घुसा है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय साफ साफ कह रहा है कि चीन ने लद्दाख इलाके को अपने राज्य में शामिल कर लिया है। जागो मोदी जी जागो, चीन को अपना 56 इंच का सीना दिखाओ। यानी देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाकों पर चीन के कब्जे को लेकर विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर हमलावर था और अब खुद विदेश मंत्रालय ने भी इसी बात को कहकर सरकार को मुश्किल में डाल दिया। प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में आईआईटी मद्रास के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने छात्रों से शिक्षा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। राहुल ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति का अधिकार बताते हुए राहुल ने कहा कि सरकार को प्राइवेटाइजेशन के बजाय शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हमें शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाना है और इसलिए सरकार को इस पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले और इसके स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मेरा मानना है कि अपने लोगों को क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी देना किसी भी सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। इसे प्राइवेटाइजेशन और वित्तीय प्रोत्साहन के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि हाल ही में मुझे आईआईटी मद्रास के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं से बात करने का मौका मिला। साथ में हमने ये जानने की कोशिश की कि सफलता का असली मतलब क्या है। हमने भारत के भविष्य को आकार देने में रिसर्च और शिक्षा की अहम भूमिका और एक ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत पर चर्चा की जो निष्पक्षता, नवाचार और सभी के लिए मौके को। में चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वालों से साफ कह दिया है कि अगर पानी का बिल ज्यादा आया है तो आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद चौथी बार आपकी सरकार बनी तो हम सभी बिलों को पूरी तरह से माफ कर देंगे।
केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी वालों ने कुछ गड़बड़ की है। बीजेपी की साजिशों की वजह से लोगों को हर महीने हजारों और लाखों रुपए का पानी का बिल आना शुरू हुआ है, जिसको लेकर केजरीवाल हमलावर है। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस ने कहा है कि जैसे आपने पंजाब की महिलाओं को झांसा दिया, उसी तरह अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा करने जा रही है। हम आज दिल्ली की जनता और महिलाओं से कहना चाहते हैं कि आपको झूठी बातों और झूठे वादों में नहीं आना है। पंजाब में आपकी सरकार बने हुए 3 साल होने को है, लेकिन आज पंजाब के लोग इन वादों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। केजरीवाल के खिलाफ पूर्व लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, जबकि कालकाजी में दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को भी पार्टी ने बिजवासन सीट से टिकट दिया है। वहीं जंगपुरा से सरदार परविंदर सिंह को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में तीनों ही दल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और ये चुनाव अब तक का सबसे टफ चुनाव साबित हो सकता है। राष्ट्र में एनडीए को मिली बम्पर जीत की वजह लाड़की बहन योजना को माना जा रहा है। ये योजना एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, लेकिन अब बीजेपी इस योजना को लेकर पलटी मारती दिखाई दे रही है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके तहत महिलाओं से इस योजना के तहत दिए गए पैसे वापस लिए जा रहे हैं। दरअसल एक मामला सामने आया है कि सरकार ने उस खाते से पैसा निकाल लिया जो प्यारी बहन का लाभार्थी था, जिसके बाद से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। धुले जिले में एक महिला के खाते से सरकार ने 7,500 रुपए निकाल लिए हैं। चुनाव जीतने के बाद राज्य की एनडीए सरकार ने लाड़की बहन योजना के लिए मापदंड सख्त कर दिए हैं। कई महिलाओं को अयोग्य घोषित करते हुए इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि सरकार इतनी सख्ती इसलिए बरत रही है ताकि एनडीए सरकार को लाभार्थियों को पैसा न देना पड़े। विपक्ष तो चुनावों के दौरान भी इस योजना को जुमला बता रहा था और अब ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है। इस कदम के बाद एनडीए सरकार सवालों के घेरे में आ गई। धार्मिक संस्थानों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। एक तरफ इस एक्ट को खत्म करने की मांग उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, तो अब इस विवाद में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थान अधिनियम 1991 का पालन कराने की मांग की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक किसी भी धार्मिक संस्थान के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस भी जारी किया है और अब खबर आ रही है कि कांग्रेस इस पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार इस कानून का साफ तौर पर उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस जल्दी ही एक आवेदन भी दायर करेगी। हालांकि मामले में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसलिए यह आवेदन प्रतीकात्मक होगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि मामला पार्टी के नाम से दायर किया जाएगा या पार्टी के किसी नेता की तरफ से याचिका लगाई जाएगी, लेकिन यह कदम पार्टी के राजनीतिक रुख को उजागर करेगा। कांग्रेस का कहना है कि 1991 का कानून सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, लेकिन बीजेपी इस कानून की अवहेलना करके देश में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। पार्टी का कहना है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से अपनी बात रखेगी और 1991 के कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएगी। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर 17 फरवरी के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 40 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। हर बीतते दिन के साथ उनकी सेहत और खराब होती चली जा रही है। ऐसे में अब किसानों की महापंचायत बुलाई गई। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान इस बैठक में शामिल हुए। डल्लेवाल को स्ट्रेचर से मंच पर लाया गया, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान डल्लेवाल ने कहा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 4 लाख किसान अपनी जान ले चुके हैं, लेकिन असल आंकड़ों में अब तक 7 लाख से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं। हम किसानों के नेता हैं, लेकिन किसी ने इन किसानों की जान जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की जान बहुत अहम है। उस दिन मैंने भी कहा था कि डल्लेवाल की जान तो अहम है, लेकिन उन 7 लाख किसानों के बच्चों का क्या जो अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील की कि बड़ी संख्या में आगे आएं, जिससे आंदोलन को बल मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि इससे सरकार को पता चल जाएगा कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का है। डल्लेवाल ने आगे कहा कि पुलिस ने मुझे उठाने की कई बार कोशिश की और जब लोगों को पता चला तो पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों नौजवान हमारे पास पहुंचे और मोर्चा संभाला। आज जो लोग मोर्चे पर पहुंचे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, हम मोर्चा जीत कर रहेंगे। वहीं किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि
कि यह महापंचायत केंद्र सरकार को हिलाने वाली है। मोदी सरकार घमंड में है, उनमें सत्ता का नशा चरम पर है। उन्हें समझना चाहिए कि लोगों से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। साफ है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले और आने वाले वक्त में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।